साथियों, आप सभी का विजन जंग में प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर की मैगजीन है घटनासार, जिसका करंट अर्धवार्षिकी वाला संस्करण, जिसमें जनवरी 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक के मंथ के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, जो आगामी आरओ 2016 की परीक्षा और पीसीएस 2020 की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस मैगजीन को हम लोग कवर कर रहे हैं। इस मैगजीन के अभी तक हम लोगों ने अद्यतन सार संग्रह वाला पोर्शन, राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी वाला पोर्शन खत्म कर चुके हैं और हम लोग आर्थिक घटनाओं की अर्धवार्षिकी को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आर्थिक घटनाओं की अर्धवार्षिकी में 2 वीडियो हो चुके हैं, छठा और सातवां, और यह तीसरा वीडियो है जिसमें आर्थिक घटनाओं की अर्धवार्षिकी में जो शेष बचा हुआ पोर्शन है उसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्यापार संबंधित अवैध वित्तीय प्रवाह पर। एक जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि यह रिपोर्ट जारी किसने किया है? तो अमेरिकी शोध संस्थान ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी GFI द्वारा 3 मार्च 2020 को व्यापार संबंधित अवैध वित्तीय प्रवाह पर एक रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट 135 विकासशील देशों में व्यापार संबंधित अवैध वित्तीय प्रवाह 2018 से 17 शीर्षक से जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के द्वारा काले धन को सफ़ेद करने के मामले में 2017 में भारत जो है 135 देशों की सूची में तीसरे स्थान पर है, तथा वर्ष 2017 में द्विपक्षीय व्यापार में मूल्य अंतराल राशि की दृष्टि से चीन 457.7 अरब डॉलर के साथ पहले स्थान पर है, तथा दूसरे स्थान पर कौन सा है? मैक्सिको है। तो यह क्रम याद रखिएगा, पहले पे चाइना है, दूसरे पे मैक्सिको है, तीसरे पे भारत है और चौथे पे रूस है और पाँचवें पे पोलैंड है। 2008 से 2017 की 10 वर्षों की अवधि के दौरान भारत का द्विपक्षीय व्यापार में औसत मूल्य जो अंतराल रहा है वो कितना रहा है? 78 अरब डॉलर, 78 अरब डॉलर रहा है, तथा GFI अर्थात ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी ने कोष के गैर कानूनी ढंग से प्रवाह को अवैध तरीके से कमाई, धन को स्थानांतरित करने और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर प्रयोग करने के रूप में वर्गीकृत किया है। ये जो 78 अरब डॉलर वाला कोष रहा है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं NCAER भू अभिलेख और सेवा सूचकांक 2020 के बारे में। तो इसको किसने जारी किया? तो नई दिल्ली स्थित गैर लाभकारी आर्थिक शोध संस्थान, जिसका नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER, इसके द्वारा 27 फरवरी 2020 को यह जो सूचकांक है यह जारी किया गया है। इसमें विभिन्न राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा भू अभिलेख डिजिटल रूप से तैयार करने के मामले में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना रहा है, तथा प्रत्येक राज्य में भू अभिलेख में सुधार के उपायों की पहचान करना इस सूचक का या इस सूचकांक का उद्देश्य है। सूचकांक 2019-20 में एकत्र आंकड़ों के 2 पहलू हैं। पहला पहलू है भू अभिलेख के डिजिटलीकरण विस्तार और दूसरा है भू अभिलेख की गुणवत्ता पर आधारित। तो डिजिटल रूप से भू अभिलेख तैयार करने उनकी गुणवत्ता के मामले में जो मध्य प्रदेश है, MP, ये आपका पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर कौन सा है? उड़ीसा है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे पे छत्तीसगढ़ है और पांचवें पे तमिलनाडु है। एक बार क्रम दोबारा सुन लीजिए। पहले नंबर पे आपका डिजिटल रूप से भू अभिलेख तैयार करने और उनकी गुणवत्ता के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे पे उड़ीसा है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे पे छत्तीसगढ़ है और पाँचवें पे तमिलनाडु है। सूचकांक में 60 से लेकर 75 अंक प्राप्त कर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु ये 5 श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं, तथा झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो हैं ये 50 से लेकर के 60 अंकों की श्रेणी में हैं, तथा जो राज्य या केंद्रशासित प्रदेश पिछड़े हैं उनमें कौन से शामिल हैं? उनमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, चंडीगढ़, केरल, असम, मणिपुर, दिल्ली और बिहार शामिल हैं। तो हमें यहाँ पर 5 जो शुरुआती जिनका प्रदर्शन सबसे अच्छा है उनका नाम याद रखने की जरूरत है: मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु। तथा इसके अलावा पंजीकरण के मामले में महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष पर है, जबकि झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ भू अभिलेख की गुणवत्ता के मामले में अग्रणी राज्य हैं। अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग केंद्रीय बजट 2020-21 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये इसके मुख्य पॉइंट क्या हैं? तो वित्तीय वर्ष 2020-21 का केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को लोकसभा में प्रस्तुत किया, जो प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल का दूसरा नियमित बजट था। वित्त मंत्री ने वर्ष 2020-21 के बजट को 3 केंद्रीय विषयों पर केंद्रित बताया, जिसमें पहला विषय क्या है? महत्वाकांक्षी भारत, इंग्लिश में कहें तो एस्पिरेशनल इंडिया। दूसरा है सबके लिए आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसको कह सकते हैं। तीसरा है केयरिंग समाज,
या इंग्लिश में कहें तो केयरिंग सोसाइटी, ये 3 जो हैं विषय शामिल हैं। अब बात करते हैं बजट में प्राप्तियों और व्यय के बारे में, कितना प्राप्त हुआ और कितना व्यय होगा। तो बजट में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सरकार का जो कुल व्यय है, टोटल एक्सपेंडिचर, वो कितना दिखाया गया है, वो दिखाया गया 30,42,230 करोड़ रुपया। मतलब हमारा जो बजट आया है, बजट का जो एस्टिमेटेड जो आपका कैसे टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 30,42,230 करोड़ का। यह 2019-20 के 26,98,522 करोड़ से 3,43,678 करोड़ रुपए अधिक है। इसके अलावा 2020-21 के लिए प्रस्तावित 30,42,230 करोड़ के कुल व्यय में 26,30,145 करोड़ जो है ये राजस्व खाते में है और 4,12,085 करोड़ पूंजी खाते में व्यय होंगे। तो 2 तरह खाते होते हैं, राजस्व खाते और पूंजी खाते। इसके अलावा 20,20,926 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों में जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसमें 16,35,909 करोड़ कर राजस्व अर्थात केंद्र की जो निवल प्राप्तियां हैं टैक्स रेवेन्यू के रूप में वो हैं, और शेष जो है आपका 3,85,017 करोड़ ये कर भिन्न राजस्व तथा नॉन टैक्स रेवेन्यू से जुटाने का लक्ष्य है। अब इसमें जो है आपका 10,21,304 करोड़ की प्रस्तावित पूंजी प्राप्ति जो कैपिटल रिसिप्ट है, इसमें 14,967 करोड़ ऋणों की वसूली अर्थात रिकवरी ऑफ लोन से, और 7 लाख जो शेष है 7,96,337 करोड़ उधारियों से प्राप्त करने का बजट में प्रस्ताव है। शेष जो 2,10,000 करोड़ रुपए हैं ये सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश द्वारा जुटाने का लक्ष्य बजट में निर्धारित किया गया है। तो यहाँ याद रखिएगा कि डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस के द्वारा कितना जो है फंड जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, तो कितना है 2,10,000 करोड़ रुपए। यदि हम इससे पहले वाले वित्तीय वर्ष की बात करें अर्थात वित्तीय वर्ष 2019-20 में, तो विनिवेश से 1,05,000 करोड़ जुटाने का सरकार का बजट में अनुमान था उस समय, और संशोधित अनुमानों में जो देखें तो 65,000 करोड़ रुपए इस मद में प्राप्त होने का अनुमान रहा है। बताया कितना गया था 1,05,000 करोड़, परंतु जो संशोधित अनुमान दिया गया उसमें 65,000 करोड़ इस मद में अर्थात डिसइन्वेस्टमेंट से प्राप्त होने का अनुमान व्यक्त किया गया। ये 2019-20 का है, जबकि 2020-21 में कितना बताया गया है, कितना जुटाने का लक्ष्य है, जो लक्ष्य है वो 2,10,000 करोड़ जो करोड़ है इसको जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। अब हम लोग ये तो बात किए जो इस प्राप्तियों और व्यय के बारे में। अब बजट में जो घाटा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो राजस्व प्राप्तियों एवं व्ययों के इन अनुमानों से जो प्राप्ति हैं और जो व्यय हैं एक्सपेंडिचर हैं, इन अनुमानों से 2020-21 में राजस्व घाटा अर्थात रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो 6,09,216 करोड़ रुपए रहने का बजट में अनुमान किया गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 2.7% होगा। ठीक है, तो राजस्व घाटा कितना रहेगा, वो आपका जीडीपी का 2.7% रहेगा। इसके अलावा पूंजी पर संपत्तियों के सृजन के लिए दिए जाने वाले अनुदानों को राजस्व व्यय में से जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसमें से घटाने के पश्चात प्रभावी राजस्व घाटा या इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है जीडीपी का 1.8% होता है। तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है। तो प्रभावी राजस्व घाटा जो होता है वो राजस्व व्यय में से जो पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए जो ग्रांट दिया जाता है उस ग्रांट को जब माइनस कर देते हैं तो जो शेष आता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रभावी राजस्व घाटा या इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, तो ये कितना रहने का अनुमान है 1.8%। यदि आप रेवेन्यू डेफिसिट की बात करेंगे तो वो कितना है 2.7%। यदि आप प्रभावी राजस्व घाटा की बात करेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की, वो 1.8% है। तथा 2019-20 में राजस्व घाटा जीडीपी का 2.3% रहने का बजट में अनुमान था, ये 2019-20 में। इसका संशोधित अनुमान जो था जीडीपी के 2.4% का, मतलब 2019-20 में जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट कह सकते हैं वो कितना था, वो 2 संशोधित आंकड़ा जो आया उसमें 2.4 था, और जो 20-21 के लिए बताया गया है वो 2.7 बताया गया है। इसके अलावा 2020-21 में राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट जो है, ठीक है, राजकोषीय घाटा
वो 7,96,337 करोड़ बजट में अनुमानित है। कितना? 7,96,337 करोड़ बजट में अनुमानित है, जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 3.5% होगा। तो यहाँ दोनों चीज़ याद रखिएगा कि जब हम राजस्व घाटे की बात करेंगे तो वो कितना अनुमानित है? 6,09,219 करोड़, मतलब 2.7%। जबकि राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट कितनी है? ये 7,96,337 करोड़, अर्थात जीडीपी का 3.5%। तो ये दोनों ही आंकड़े याद रखिएगा। राजस्व घाटा कहेगा तो 2.7 है और राजकोषीय घाटा कहेगा तो 3.5, ये इसमें बताया गया है। इसके अलावा यदि इससे पहले आप देखें, मतलब पिछला वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी के 3.3% तक रखने का लक्ष्य जो है पिछले वर्ष के बजट में निर्धारित किया गया था, किंतु जब संशोधित आकलन में यह 3.8% अनुमानित है। आगे बात करते हैं 2020-21 में प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट जो है वो कितना रहा है? कितना अनुमानित है? 88,134 करोड़ अनुमानित है, जो जीडीपी का 0.4% है। ठीक है, तो प्राथमिक घाटा कितना है? 0.4%, यह अनुमानित है। 2020-21 के बजट में ब्याज अदायगियों के लिए 7,08,203 करोड़ का प्रावधान किया गया है तथा पूर्व वर्ष अर्थात 2019-20 के बजट में ब्याज अदायगियों के लिए 6,60,471 करोड़ का प्रावधान किया गया था। जबकि यदि आप इसमें आप सब्सिडी की मद में देखें तो सब्सिडी की मद में कितना बजट दिया गया है? सब्सिडी की मद में 2,62,109 करोड़ तथा रक्षा हेतु डिफेंस सेक्टर हेतु 3,23,053 करोड़ का प्रावधान इस वर्ष बजट में किया गया है। अब बजट में जो सब्सिडी की बात है कि किस सेक्शन को कितनी सब्सिडी दी जाती है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 2020-21 के दौरान सब्सिडी हेतु कुल बजटीय आवंटन 2,62,109 करोड़ का है। यह आवंटन विभिन्न मदों में निम्न प्रकार से होता है। जैसे सबसे ज़्यादा जो सब्सिडी दी जाती है वो खाद्य सब्सिडी होती है। खाद्य सब्सिडी आपका जो है ये जो टोटल बजट हमारा 2,62,109 सब्सिडी के लिए, इसमें से 1,15,570 करोड़ जो है वो खाद्य सब्सिडी में जाएगा। तो सबसे बड़े सब्सिडी किसको दी जाती है? खाद्य सब्सिडी होती है। दूसरे नंबर पे आपका आता है उर्वरक सब्सिडी, 71,309 करोड़। तीसरे नंबर पे पेट्रोलियम सब्सिडी आती है, 40,915 करोड़। चौथे पे ब्याज सब्सिडी है, 28,189 करोड़। अन्य सब्सिडीज हैं 6,0136 करोड़। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यदि आ जाए कि किस सेक्शन को कितना आपका सब्सिडी मिलती है, उस क्रम में सजाइए। तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी आपकी खाद्य सब्सिडी होती है, दूसरे नंबर पे उर्वरक सब्सिडी, तीसरे पे पेट्रोलियम सब्सिडी, चौथे पे ब्याज सब्सिडी है और पाँचवें पे मतलब अन्य सब्सिडी जो भी हैं वो सबसे कम है। यदि इसके अलावा पिछले वर्ष अर्थात जो पिछला वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में देखें तो जो इसके लिए बजट रखा गया था सब्सिडी के लिए वो कितना था? 3,34,154 करोड़। तो मतलब 19-20 के बजट से इस बार जो है कह सकते हैं सब्सिडी के लिए जो बजट आवंटित है वो कम है। अब कर प्रस्ताव की बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष कर की बात करें तो प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स संरचना में सुधार करते हुए इस वर्ष के लिए बजट में व्यक्तिगत आयकर की संरचना में बड़ा बदलाव किया गया है। जो क्या है? इस प्रकार से कि अब 5 लाख तक का वार्षिक आय वाले को आयकर से मुक्त रखा गया है। ठीक है, 5 लाख तक के जो वार्षिक आय वाले हैं उनको आयकर से मुक्त रखा गया है। इसके अलावा 5 लाख से अधिक आय की स्थिति में, यदि 5 लाख से अधिक आय की स्थिति है तो इसमें क्या होगा कि 2.5 लाख से लेके जो 5 लाख तक की जो आपकी इनकम होगी उस पर आपको 5% का आयकर दे होना होगा। ये उस कंडीशन में जब आपकी इनकम जो है वार्षिक आय 5 लाख से ऊपर चली जाएगी। यदि 5 लाख तक ही है तो उस पर कोई इनकम टैक्स आपको नहीं देना है। इसके अलावा फिर 5 लाख से जो 7.5 लाख तक की आय के मध्य में आएगा, 5 से 7.5 लाख तक की आय में जो आपका पैसा आएगा या जो आय आएगी उस पर आपको कितना लगेगा? 10% लगेगा। इसके अलावा 7.5 लाख से लेकर के 10 लाख तक की जो आय होगी उस पर आपका 15%, फिर 10 लाख से 12.5 लाख तक की वार्षिक आय पर 20% लगेगा और 12.5 लाख से लेकर 15 लाख तक की आय पर आपका 25% और 15 लाख से ऊपर की जो भी आय होगी उस पर आपका 30% जो है टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, बजट के इन प्रावधानों के कारण जो है इस प्रकार की चेंजिंग की गई है। तो इसके अलावा करदाताओं के लिए कर की नई संरचना चुनना या पहले की संरचना के अंतर्गत ही कर चुकाना ऐच्छिक रखा गया। मतलब आप नई संरचना में जाना चाहते हैं या पुराने ही तरीके से आप टैक्स देना चाहते हैं, ये
जो करदाता है उसके ऊपर छोड़ा गया है। जो करदाता विभिन्न प्रकार की कर छूटों का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें पुरानी संरचना के अनुरूप ही कर की गणना करनी होगी तथा नई कर संरचना चुनने वालों को इन छूटों और राहतों का लाभ नहीं मिल सकेगा, ये शर्त इसमें रखी गई है। आगे चलते हैं, अप्रत्यक्ष कर की बात कर लेते हैं। तो बजट 2020-21 में वित्त मंत्री ने जीएसटी में सुधार की प्रक्रिया को जारी रखने की बात कही है तथा चिकित्सा उपकरणों के आयात के मामले में सीमा शुल्क पर अल्प स्वास्थ्य उपकर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। तो कौन सा सेस लगाने की बात कही है? अल्प स्वास्थ्य सेस। सीमा शुल्क को फुटवियर पर 25% से बढ़ा करके, जो फुटवियर होते हैं उसको 35% तथा फर्नीचर वस्तुओं पर 20% से बढ़ाकर 25% करने का बजट में प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा एक स्कीम भी लाई गई है। क्या स्कीम है? विवाद से विश्वास स्कीम। अप्रत्यक्ष करों के मामले में मुकदमेबाजी एवं विवादों को कम करने के लिए सबका विश्वास स्कीम जो है पिछले वर्ष अर्थात 2019-20 के बजट में लाई गई थी। तो 2019-20 के बजट में कौन सी स्कीम लाए थे? सबका विश्वास स्कीम। ये अप्रत्यक्ष करों के मामले में जो मुकदमेबाजी एवं विवाद थे उनको समाप्त करने या उनको कम करने के लिए लाया गया था, और उसके तहत जिसमें 1.89 लाख से अधिक मामलों का निपटान किया जा सका था। अब अप्रत्यक्ष करों के लगभग 4.83 लाख मामले विभिन्न अपीलीय मंचों एवं न्यायालयों में लंबित हैं। इन्हें कम करने के लिए, ठीक है, विवाद से विश्वास नाम से एक योजना इस वर्ष बजट में प्रस्तुत की गई। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो 2019-20 में स्कीम लाए थे सबका विश्वास स्कीम, वो आपका अप्रत्यक्ष करों के मामले में जो मुकदमेबाजी एवं विवाद थे उनको कम करने के लिए लाया गया था। जबकि जो इस वर्ष 2021 में जो लाया गया है स्कीम विवाद से विश्वास, यह आपका प्रत्यक्ष करों से संबंधित जो मामले हैं या जो विवाद हैं उनको कम करने के लिए लाया गया है। और इस स्कीम के अंतर्गत करदाता को केवल विवादित कर राशि का ही भुगतान करना होगा तथा ब्याज एवं दंड से पूरी छूट उसे दी जाएगी, बशर्ते ऐसे भुगतान जो हैं वो 31 मार्च 2020 तक कर दिया जाए। अब हम लोग डिफेंस सेक्टर में बात करते हैं कि डिफेंस सेक्टर में कितना बजट आवंटित है। तो 2020-21 में रक्षा सेवाओं हेतु कुल आवंटन जो है वो 3,23,053 करोड़ का है। इसमें ये जो आपका 3,23,053 करोड़ है, इसमें पेंशन भुगतान के लिए 1.34 लाख करोड़ का आवंटन शामिल नहीं है। कुल रक्षा बजट जो है केंद्र सरकार के कुल व्यय जो टोटल एक्सपेंडिचर है इसका कितना है? 15.49% है तथा पिछले वर्ष रक्षा हेतु किया गया कुल प्रावधान 3,05,296 करोड़ था। इस वर्ष कितना है? 3,23,053 करोड़, और पिछले वर्ष 3,05,296 करोड़ था। अब हम लोग बात कर लेते हैं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के बारे में। तो बजट 2020-21 में वित्त मंत्री ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए किसानों के लिए एक 16 सूत्री योजना की घोषणा की है, जो इस प्रकार है। अब ये 16 सूत्र कौन कौन से उनको देख लेते हैं। पहला, इसमें जल संकट से जूझ रहे 100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी योजनाएं चलाने का प्रस्ताव है। दूसरा, पीएम कुसुम योजना के द्वारा किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा। इसमें 20 लाख किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 15 लाख किसानों के ग्रिड पंप को भी सोलर से जोड़ा जाएगा। इस तरह किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाया जाएगा। इसके अलावा उर्वरता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, इसलिए रासायनिक खादों के प्रयोग को कम किया जाएगा। इसके अलावा देश में मौजूदा वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज को नाबार्ड बैंक है, नाबार्ड अपने अधिकार में लेगा और नए तरीके से इसे विकसित किया जाएगा। देश में और भी वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे, इसके लिए पीपीपी मॉडल अपनाया जाएगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी वाला महिला किसानों के लिए धन लक्ष्मी योजना। तो याद रखिएगा धन लक्ष्मी योजना किससे संबंधित है? यह महिला किसानों से संबंधित है। तो महिला किसानों के लिए धन लक्ष्मी योजना की घोषणा, जिसके अंतर्गत बीज से अर्थात सीड से जुड़ी हुई योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा क्या किया जाएगा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा। तो याद रखिए कृषि उड़ान योजना किसके द्वारा प्रारंभ की जाएगी? नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दोनों रूट पर इस योजना को शुरू किया जाएगा। इससे उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट और आदिवासी जिलों में कृषि उत्पादन के बेहतर मूल्य मिलेंगे। इसके अलावा अगला क्या है? बागवानी क्षेत्र में अब इसके बेहतर विपणन निर्यात के लिए एक उत्पाद एक जिले की व्यवस्था होगी। ठीक है, जिस प्रकार से यूपी में एक उत्पाद एक जिले का कॉन्सेप्ट लाया गया था, वैसे ही एक उत्पाद एक जिले की व्यवस्था होगी। इसके अलावा
एकीकृत कृषि प्रणाली मधुमक्खी पालन पर जोर दिया जाएगा। एकीकृत कृषि प्रणाली मधुमक्खी पालन पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा अगला है किसान क्रेडिट कार्ड योजना को वर्ष 2021 तक के लिए बढ़ाया जाएगा। साथ ही दूध के उत्पादन को दोगुना करने के लिए सरकार की ओर से योजना चलाई जाएगी तथा 2025 तक दूध उत्पादन दोगुना करने का बजट में लक्ष्य रखा गया। दोगुना करके कितना हो जाएगा? 108 मिलियन मीट्रिक टन। तो यहाँ फैक्ट याद रखिएगा कि दूध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक है? 2025 तक है। इसके अलावा मनरेगा योजना के अंतर्गत चारागाह को भी जोड़ दिया जाएगा। अगला इसमें क्या है? नीली अर्थव्यवस्था अर्थात ब्लू इकोनॉमी हेतु मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही फिश प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-21 के आम बजट में तटीय क्षेत्रों के मछली पालकों के लिए नई सागर मित्र योजना, तो कौन सी योजना है? नई सागर मित्र योजना को शुरू करने की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत 500 मछली उत्पादन संगठन और 3477 सागर मित्र बनाए जाएंगे। योजना के अंतर्गत तटीय क्षेत्र के युवाओं को मछली पालन से जोड़कर रोजगार दिया जाएगा और वर्ष 2022-23 तक, तो डेट याद रखिएगा, मतलब कब तक लक्ष्य है? 2022-23 तक मछली उत्पादन 200 लाख टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है और 2024-25 तक मछली निर्यात जो है 1 लाख करोड़ रुपए तक हो जाएगा। इसके अलावा बजट में घोषित किसान रेल योजना के तहत भारतीय रेलवे रेफ्रिजरेटर, जिसमें रेफ्रिजरेटर लगे होंगे, वो कोच बनाएगी, जिससे किसानों की फसल ढुलाई के दौरान ढुलाई के दौरान एक जगह दूसरे जगह ले जाने में खराब ना हो सके। दूध, मांस, मछली समेत खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को भी इस किसान रेल योजना में शामिल किया जाएगा। इसके लिए बाधा रहित राष्ट्रीय प्रशीतन कूलिंग वाला राष्ट्रीय प्रशीतन आपूर्ति श्रृंखला बनाने का बजट में प्रस्ताव है। सार्वजनिक और निजी भागीदारी के अर्थात पीपीपी मॉडल के माध्यम से भारतीय रेल द्वारा किसान रेल सेवा शुरू की जाएगी। तो याद रखिएगा किस आधार पर है? पीपीपी मॉडल पे है। अब जो बजट में आरोग्य एवं जल स्वच्छता के बारे में जो बात की गई उसके बारे में देखें तो बजट 2020-21 में समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़, कितना? 69,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए इस 69,000 करोड़ रुपए में से जो है 6,400 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसके अलावा जन औषधि केंद्र योजना के तहत वर्ष 2024 तक, कब तक? वर्ष 2024 तक सभी जिलों में 200 दवाओं और 300 शल्य चिकित्सा की पेशकश की जाएगी। इसके साथ ही तपेदिक अर्थात टीबी को 2025 तक, कब तक लक्ष्य है? तो लक्ष्य याद रखिएगा 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए बजट में टीबी हारेगा देश जीतेगा नाम की योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। इस अभियान के तहत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि टीबी से पीड़ित लोगों को सरकारी तथा निजी अस्पतालों में निःशुल्क तथा उच्च गुणवत्ता युक्त उपचार उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक विश्व में टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो ध्यान रखिएगा भारत का जो लक्ष्य है 2025 तक समाप्त करने का, जबकि संयुक्त राष्ट्र का जो लक्ष्य है वो 2030 तक है। तो हम 5 साल पहले ही समाप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा सभी घरों को पाइपलाइन के माध्यम से जल आपूर्ति के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन के लिए बजट में 3.6 लाख करोड़ रुपए का आवंटन है तथा वर्ष 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अब हम लोग अवसंरचना क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के बारे में जो बजट में प्रावधान किया गया उसको देख लेते हैं। तो अगले 5 वर्षों के दौरान अवसंरचना अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपया खर्च करने का जो है या 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है इसमें प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा 2020-21 में परिवहन अवसंरचना के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। बजट में चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेस वे की शुरुआत का प्रस्ताव है। कौन सा एक्सप्रेस वे? चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेस वे। बजट में 4 स्टेशनों की पुनर्विकास योजनाओं और 150 यात्री ट्रेनों का पीपीपी के माध्यम से संचालन का प्रस्ताव रखा गया है तथा बजट में भारतीय रेल की उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार है। 550 स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा, कोई मानव रहित क्रॉसिंग नहीं तथा 27,000 किलोमीटर की रेल लाइन का विद्युतीकरण किया गया है। अब आगे देखते हैं प्रधानमंत्री की अर्थगंगा संकल्पना के अनुरूप नदी के तटों पर आर्थिक गतिविधियों को तेज करने का बजट में प्रस्ताव रखा गया है। उड़ान योजना के तहत 2024 तक, कब तक?
तो यह टारगेट याद रखिए कब तक लक्ष्य 2024 तक 100 और हवाई अड्डों के पुनर्विकास का प्रस्ताव है। 2020-21 में ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 22,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है तथा राष्ट्रीय गैस ग्रिड को वर्तमान के 6,200 किलोमीटर से 27,000 किलोमीटर तक विस्तार का प्रस्ताव रखा गया है। अब शिक्षा के सेक्टर में क्या बजट में प्रावधान किया गया है उसको देख लेते हैं। तो वित्त वर्ष 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपए और कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा पुलिस संबंधी विज्ञान, फॉरेंसिक विज्ञान, साइबर फॉरेंसिक हेतु राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना का बजट में प्रस्ताव है। कौन कौन से विश्वविद्यालय की? राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की। इसके अलावा भारत में अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में इंडसैट SAT इंडसैट को शुरू करने का बजट में प्रस्ताव किया गया है। तो भारत में अध्ययन कार्यक्रम के अंदर किसके लिए? एशियाई एवं अफ्रीकी देशों के लिए। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के चलते देश में शिक्षा के सभी स्तरों पर आप देखें तो लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो अब लड़कों से जो है वो अधिक हो गया है। प्राथमिक स्तर पर बात करें तो यह अब 94.32% है, जबकि लड़कों के मामले में यह कितना है? 89.28% है। इसी प्रकार से यदि माध्यमिक स्तर पर देखें तो माध्यमिक स्तर पर क्या है? माध्यमिक स्तर पर यह है 81.32% है लड़कियों का, जबकि लड़कों का कितना है? 78% है। वहीं उच्च माध्यमिक स्तर पर देखें तो लड़कियों का जो नामांकन अनुपात है कितना है? 59.7% है, जबकि लड़कों का कितना है? 57.54। तो इस प्रकार हर स्तर पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात जो है लड़कों के कंपेयर में अधिक है। अब संस्कृत और पर्यटन अर्थात कल्चर और टूरिज्म सेक्टर में देख लेते हैं कि क्या करने का प्रावधान किया गया है। तो संस्कृत मंत्रालय के अधीन एक भारतीय धरोहर एवं संरक्षण संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन स्थापित करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है और इसे मानद विश्वविद्यालय तथा डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही 5 पुरातात्विक स्थलों का प्रतिमान स्थलों अर्थात आइकॉनिक साइट के रूप में विकास करने की घोषणा जो है 2020-21 के बजट में की गई है। 5 पुरातात्विक स्थलों को आइकॉनिक साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। अब ये 5 जो पुरातात्विक स्थल हैं कौन कौन से हैं उनके नामों को एक बार देख लेते हैं। तो इसमें पहला है आपका राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। दूसरा है हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश। तीसरा है शिवसागर असम। चौथा है धौलावीरा गुजरात तथा 5वां है अदिच नल्लूर, ये आपका कहाँ पे? तमिलनाडु। दोबारा सुन लेते हैं। पहला है राखीगढ़ी हरियाणा, दूसरा है हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, तीसरा है शिवसागर असम, चौथा है धौलावीरा गुजरात तथा 5वां है अदिच नल्लूर तमिलनाडु। बजट में 8 नए संग्रहालयों का प्रस्ताव भी किया गया है तथा झारखंड के रांची में एक जनजातीय संग्रहालय, इन 8 संग्रहालयों में से एक जो है जनजातीय संग्रहालय वो झारखंड के रांची में स्थापित करने का जो की घोषणा है वो बजट में किया गया है। अब उद्योग सेक्टर की बात कर लेते हैं। उद्योग और वाणिज्य के विकास और संवर्धन के लिए वर्ष 2020-21 के लिए 27,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें एंड टू एंड सुविधा और समर्थन प्रदान करने के लिए निवेश क्लीयरेंस सेल स्थापित करने का बजट में प्रस्ताव किया गया है और वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक की 4 वर्षीय कार्यान्वयन अवधि के लिए राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन की स्थापना की जाएगी। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन की स्थापना जो हो रही है इसकी कार्यान्वयन अवधि क्या है? 4 वर्षीय है, 2020-21 से लेकर 2023-24 तक। इसके लिए 4 वर्ष में 1,480 करोड़ का प्रावधान किया गया है तथा आयात को घटाने के उद्देश्य से इस मिशन का प्रस्ताव किया गया है। इस मिशन के तहत भारत को तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाया जाएगा तथा देश में लोग निर्यात करते हैं, जो लोग निर्यात करते हैं उनके लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जिसको हम लोग कह सकते हैं ECGC ऑफ इंडिया ने इसने निर्यात ऋण विकास योजना या इसको शॉर्ट में कहें निर्विक योजना की शुरुआत की बजट में घोषणा की गई है। तो किसके लिए? देश में जो लोग निर्यात करते हैं उनके लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने
ईसीजीसी ने निर्यात ऋण विकास योजना या निर्विक योजना, निर्विक स्पेलिंग क्या है, NIRVIK, निर्विक योजना की शुरुआत की बजट में घोषणा की गई है। निर्विक योजना के अंतर्गत या निर्यात ऋण विकास योजना के अंतर्गत ज़्यादा बीमा कवरेज, छोटे निर्यातकों के लिए प्रीमियम में कमी इत्यादि का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत गारंटी युक्त बीमा में मूलधन और ब्याज का 90% तक कवर किया जा सकता है और इसे निर्यात ऋण बीमा योजना भी कहा जाता है। इसके अलावा नई अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहा गया है, तो बजट में प्रस्ताव के अनुसार निजी क्षेत्र के द्वारा पूरे देश में जल्द डेटा सेंटर पार्क बनाने की नीति लाई जाएगी। ठीक है, भारत नेट के माध्यम से इस वर्ष फाइबर टू द होम से 1 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा तथा 2020-21 में भारत नेट कार्यक्रम के लिए 6,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। इसके अलावा स्टार्टअप्स के लाभ के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय अभियान के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु 8,000 करोड़ रुपए के परिव्यय प्रदान करना जो है बजट में प्रस्तावित किया गया है। अब बजट के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा जो है हमारा कितना है, वो जीडीपी के 3.5%, जो 2019-20 के लिए यदि देखें 2019-20 के लिए कितना था, 3.8% अनुमानित रहा है तथा नई आयकर दरें प्रस्तावित, जिसके चयन करने पर किसी कटौती या छूट का लाभ नहीं लिया जा सकता है, जो हमने बात किया अलग अलग सेक्शन में कितना आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा 100 से अधिक छूट और कटौतियों में से लगभग 70 को नई सरल कर व्यवस्था से हटाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा भारत में अधिक निवेश लाने के लिए लाभांश वितरण कर की समाप्ति, बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज 1 लाख रुपए प्रति खाता धारक से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 5 लाख रुपए की गई है। साथ ही अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे पर 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश किया जाएगा। विवाद से विश्वास योजना शुरू की गई, जिसमें 31 मार्च 2020 तक कर विवादों को निपटाने के इच्छुक लोगों के लिए ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष में विनिवेश में आय, डिसइन्वेस्टमेंट में जो आय है वो 65,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 2020-21 में 1.20 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान व्यक्त किया गया है तथा आईपीओ द्वारा LIC में सरकार अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेगी, मतलब अपने कुछ शेयर इसमें से बेचेगी। IDBI बैंक में सरकार की शेष पूंजी को अब निजी, खुदरा एवं संस्थागत निवेशकों को स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा बेचने का प्रस्ताव है। इसके अलावा जो MSME अर्थात सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम 5% से कम का लेन देन नगद में करते हैं, 5% से कम का लेन देन नगद में करते हैं, उनकी ऑडिट सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ की गई। इसके अलावा उड़ान योजना को बढ़ावा देने के लिए 2024 तक 100 और हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। इसके अलावा समुद्री बंदरगाहों को और अधिक दक्ष बनाने के लिए कम से कम एक बड़े बंदरगाह को निगमित करने तथा बाद में इसे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने का विचार सरकार के विचाराधीन है। इसके साथ ही बिजली के पारंपरिक मीटरों को अगले 3 वर्षों में प्रीपेड स्मार्ट मीटरों में बदलने का सुझाव सभी राज्य सरकारों को दिया गया है, मतलब अगले 3 वर्षों में। इसके अलावा अहमदाबाद के निकट हड़प्पा युग के नौवहन स्थल लोथल में एक पोत संग्रहालय, मैरीटाइम म्यूजियम जो है, इसकी स्थापना पोत मंत्रालय द्वारा की जाएगी। तो पोत मंत्रालय द्वारा पोत संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो यह आपके अहमदाबाद के लोथल में। तथा स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ ये कब मनाई जाएगी, 2022 में। तो स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के वर्ष 2022 में भारत जो है G20 की अध्यक्षता ग्रहण करते हुए इसके शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और इस आयोजन की तैयारी हेतु 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटन जो है बजट में किया गया है। इसके अलावा अराजपत्रित, एक राजपत्रित पद होता है, एक अराजपत्रित। तो अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आयोजन हेतु एक स्वतंत्र पेशेवर एवं विशेषज्ञ संगठन के रूप में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA की स्थापना का प्रस्ताव बजट में किया गया है। तो ये हमने जो बजट 2020-21 का था, इसके जो प्रमुख बिंदु थे उसकी चर्चा हम लोगों ने की। अब हम लोग बात करते हैं आर्थिक समीक्षा 2019-20 की। ठीक है, तो आर्थिक समीक्षा 2019-20 के बारे में, तो 31 जनवरी 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2019-20 की आर्थिक समीक्षा संसद में प्रस्तुत की।
तो जो आर्थिक समीक्षा होती है या बजट के एक दिन पहले, चूँकि बजट 1 फरवरी का है तो उसके एक दिन पहले 31 जनवरी को इसको प्रस्तुत किया जाता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों व उसके समग्र निष्पादन के साथ साथ अर्थव्यवस्था के समक्ष उपस्थित चुनौतियों आदि का विवरण 2 खंडों में प्रस्तुत इस समीक्षा में दिया गया है। मतलब इस समीक्षा में 2 खंडों में इसको प्रस्तुत किया गया है तथा वित्त मंत्रालय में प्रमुख आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम के निर्देशन में आर्थिक समीक्षा 2019-20 तैयार की गई है। समीक्षा में अर्थव्यवस्था की स्थिति, राजकोषीय घटनाक्रम, वैदेशिक क्षेत्र की स्थिति, मौद्रिक प्रबंधन, मुद्रास्फीति की स्थिति, संधारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कृषि उद्योग एवं अवसंरचना, सेवा क्षेत्र तथा सामाजिक अवसंरचना, रोजगार एवं मानव विकास की स्थिति आदि का विश्लेषण इसमें किया गया है। अब आर्थिक समीक्षा में जो अर्थव्यवस्था की स्थिति बताई गई है उसको देख लेते हैं। तो आर्थिक समीक्षा के प्रथम अध्याय में उल्लेख है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में विपरीत परिस्थितियों के कारण देश में 2019-20 की प्रथम छमाही में जीडीपी में वृद्धि जो है वो 4.8% के निम्न स्तर पर पहुंच गई थी, जो इससे पूर्व छमाही में 2018-19 की दूसरी छमाही में कितनी थी? 6.2% थी। 2018-19 की पहली तिमाही के पश्चात लगातार 6 तिमाहियों में देश के सकल मूल्य संवर्धन तथा जीवीए व जीडीपी में लगातार गिरावट की स्थिति बनी हुई है। समीक्षा के अनुसार अर्थात आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2019 में 19 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी एक कठिन वर्ष था, जिसमें विश्व की उत्पादन वृद्धि जो है 2.9% ही रह गई थी, जो 2009 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सबसे निचली वृद्धि थी। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के समग्र निष्पादन के संबंध में आर्थिक समीक्षा में बताया गया कि अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तरह भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर भी वैश्विक उत्पादन के विकास के साथ संबंधित है तथा यह आश्चर्य की बात है कि 2017 के बाद से भारत की जीडीपी वृद्धि में आई गिरावट भी वैश्विक उत्पादन में आई गिरावट का ही परिणाम है। समीक्षा के अनुसार आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2017 से पूर्व 3 वर्षों में जब तक वैश्विक उत्पादन में गिरावट नहीं आई थी तब तक भारत में विश्व की तीव्र विकास दर वाली अर्थव्यवस्था थी। मतलब विश्व की तीव्र विकास दर वाली अर्थव्यवस्था थी। 2014 से 18 में भारत की औसत वृद्धि उन्नत एवं उभरते बाजारों के किसी भी तुलनात्मक देश से काफ़ी अधिक दर्ज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अक्टूबर 2019 में जो जारी की गई, इसके माध्यम से भारत के 2019 में विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था होने का अनुमान आर्थिक समीक्षा में व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर एक फैक्ट याद रखिए, कई बार पूछ लिया जाता है कि कोई रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट या IMF के द्वारा जारी किया जाता है। IMF और वर्ल्ड बैंक में कन्फ्यूजन होता है। तो यह जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है यह IMF के द्वारा जारी किया जाता है, या इसी में प्रॉस्पेक्ट शब्द जब आ जाता है तो वह वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अब आगे देखते हैं। इस संदर्भ में विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जीडीपी के IMF की अक्टूबर 2019 में प्रस्तुत रिपोर्ट जो है इस प्रकार है। क्या बताया गया? नंबर 1 पे जो है कौन सी है? अमेरिका है। दूसरे पे आपका चाइना है। ठीक है, अमेरिका की जो जीडीपी है ट्रिलियन में देखें तो 2019 में 21.4 ट्रिलियन की है। चीन दूसरे नंबर पे है 14.1 ट्रिलियन 2019 में। जापान की देखें तो 2019 में 5.2 ट्रिलियन। जर्मनी चौथे पे है 3.9 ट्रिलियन के साथ, और भारत जो है 5वें पे है 2.9 ट्रिलियन। तो भारत की जो आपकी कह सकते हैं अर्थव्यवस्था है या जो जीडीपी है वो 2.9 ट्रिलियन डॉलर की है 2019 में। तो याद रखिएगा, पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे जापान और चौथे पे जर्मनी है और 5वें पे भारत है। अब जीबीए में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान देख लेते हैं। तो जीडीपी व जीबीए में वृद्धि के साथ साथ कुल उत्पादन में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का विवरण भी आर्थिक समीक्षा में प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार 2009 से लेकर के 2009 से 14 फिर 14 से 19 की अवधि में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों का जीबीए में जो है अंश घटा है, जबकि सेवा क्षेत्र के अंश में क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। यदि देखें कि कितना इनका परसेंटेज है तो आप यदि 2019-20 की प्रथम छमाही में देखें तो कृषि वन एवं मत्स्य का जो जीबीए में जो अंश है वो कितना है? 13.9% है। उद्योग क्षेत्र का कितना है? 28.3% है। और सेवा क्षेत्र का कितना है? 57.8% है, 57.8% है। तो यदि इसका क्रम भी लगाना हो जीबीए में अंश के अनुसार तो सबसे कम आपका कृषि वन और एवं मत्स्य है, उससे ज़्यादा उद्योग क्षेत्र का और सबसे ज़्यादा किसका है? सेवा क्षेत्र का है।
इसके अलावा सीएसओ के आंकड़ों के आधार पर आर्थिक समीक्षा 2019-20 में बताया गया है कि 2017-18 में जीवीए में वृद्धि 6.9% रहने के पश्चात 2018-19 में यह 6.5% अनुमानित है तथा वर्ष 2019-20 में जीबीए में वृद्धि 4.9% रहने का पहला अग्रिम अनुमान है। इसी प्रकार जीडीपी बाजार मूल्य पे वृद्धि 2017-18 में 7.2% रहने के पश्चात 2018-19 में यह 6.8%। ये प्रोविजनल एस्टीमेट है, मतलब आकलित है, जबकि 2019-20 में जीडीपी में वृद्धि 5% रहने का पहला अग्रिम अनुमान है। अब राजकोषीय घटनाक्रम की बात कर लेते हैं इसमें। तो हाल के वर्षों में केंद्र सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों व पूंजी प्राप्तियों के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए सरकार के राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे व प्राथमिक घाटे के आंकड़े समीक्षा में दिखाए गए हैं। समीक्षा के अनुसार, आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2019-20 में केंद्र सरकार का कुल व्यय जो है वो कितना रहा है, 27.86 लाख करोड़ रहा है, मतलब जीडीपी का 13.2% निर्धारित किया गया था, जिसमें आपका 19.63 लाख करोड़ राजस्व प्राप्तियों से अर्थात जीडीपी का 9.3% के रूप में, व शेष जो है पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में था। पूंजीगत प्राप्तियों में 1.2 लाख करोड़ ही ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों के रूप में था तथा 7.0 लाख करोड़ ऋण प्राप्तियां थीं। इनके चलते 2019-20 में राजकोषीय घाटा जो है 7.04 लाख करोड़ रुपए अर्थात जीडीपी का 3.3% व प्राथमिक घाटा जो है वो 4,85,000 करोड़ जो कि जीडीपी का 2.3% होता है, 2019-20 के बजट में निर्धारित किया गया था। सब्सिडी के बारे में आर्थिक समीक्षा में बताया गया कि 2019-20 के दौरान प्रमुख सब्सिडी जो है इसमें आपका 3.02 करोड़ के व्यय का बजट अनुमान था। इसमें खाद्य सब्सिडी के रूप में 1.84 लाख करोड़, उर्वरक सब्सिडी के रूप में 0.26 लाख करोड़ तथा यूरिया सब्सिडी के रूप में 0.54 मतलब 54,000 करोड़ के व्यय का प्रावधान है, जबकि शेष 37,000 करोड़ पेट्रोलियम में सब्सिडी के रूप में रखे गए थे। अब वैदेशिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार भुगतान संतुलन में सुधार के चलते देश का विदेशी मुद्रा कोष जो है मार्च 2019 में 412.9 अरब डॉलर से बढ़ करके सितंबर 2019 के अंत में 433.7 अरब डॉलर हो गया था, जो 10 जनवरी 2020 तक 461.2 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। आर्थिक समीक्षा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार भारत के 10 प्रमुख व्यापार भागीदार देश कौन से हैं? तो भारत का सबसे बड़ा जो व्यापार भागीदार देश है वो कौन सा है? अमेरिका है। ठीक है, तो अमेरिका है। आपके जो टोटल आपका क्या कहते हैं व्यापार भागीदारी में इनका जो अंश है अमेरिका का वो कितना है? 11.3% है। तो अमेरिका नंबर 1 पे है। दूसरे पे चीन है 10.9% के साथ। तीसरे पे संयुक्त अरब अमीरात है 7.3% के साथ। चौथे पे हांगकांग है, पाँचवें पे इराक है, छठे पे सिंगापुर, सातवें पे जर्मनी, आपका उसके बाद 8वें पे जर्मनी और 9वें पे दक्षिण कोरिया है और फिर स्विट्ज़रलैंड है। तो ये आपके 10 प्रमुख व्यापार भागीदार देश हैं। इसके अलावा भारत के कुल विदेशी व्यापार का लगभग 50% जो व्यापार है उपयुक्त 10 देशों के साथ होता है। ये जो 10 देशों के नाम लिए गए हैं, और इसमें अमेरिका, यूएसए और आपका संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई के साथ ही भारत का व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है, जबकि अन्य देशों के मामले में यह भारत के प्रतिकूल है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब यह निकला कि अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के साथ जब भारत व्यापार करता है तो इनको जो है निर्यात ज़्यादा करता है, मतलब अपना सामान ज़्यादा बेचता है और इनका सामान कम खरीदता है। तो इस प्रकार हमारे पास डॉलर ज़्यादा आता है, जबकि अन्य देशों के साथ क्या होता है कि हम निर्यात उनको कम करते हैं और उनका सामान ज़्यादा खरीदते हैं, मतलब हम ये सब देखें मिला करके तो हमें उनको पैसा देना पड़ता है। तो इस प्रकार से अमेरिका और यूएई के साथ भारत का व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है, जबकि अन्य देशों के मामले में यह भारत के प्रतिकूल है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार हाल के वर्षों में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देश के निर्यातों के अनुपात में कमी दर्ज की गई है, जिसका भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, मतलब हमारा निर्यात जो है वो कम हो रहा है। समीक्षा में बताया गया कि 2009 से 14 की अवधि में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत के निर्यात जो है 15.7% थे 2009 से 14 के बीच में, जो 2014 से 19 के दौरान कितना हो गया 12.7%, मतलब हमारा निर्यात घटा है। तथा 2018-19 में यदि बात करें तो ये 12.1% रहा है।
चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में यह अनुपात और घट करके 11.3% ही रहा है। वैश्विक उत्पादन में शिथिलता रहने के साथ साथ रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं REER, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। REER क्या है? तो यह है आपका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसमें वृद्धि को भी निर्यात GDP अनुपात में इस गिरावट का कारण समीक्षा में बताया गया है। इसके अलावा अप्रैल-नवंबर 2019-20 में भारत के सबसे बड़े निर्यात गंतव्य थे, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा निर्यात किया है, तो उसमें अमेरिका नंबर 1 पर, संयुक्त अरब अमीरात दूसरे नंबर पे, चीन तीसरे पे और हांगकांग चौथे पे था। वहीं इस अवधि में सबसे बड़े आयातक स्थल, मतलब जहां से हमने आयात ज़्यादा किया है, तो इसमें चीन नंबर 1 पे, अमेरिका फिर दूसरे पे, UAE तीसरे पे और सऊदी अरब आपका चौथे पे है। अब बात कर लेते हैं भारत की शीर्षक निर्यात की मदे समीक्षा में क्या बताई गई, मतलब हम सबसे ज़्यादा किस चीज़ का निर्यात करते हैं, दूसरे देशों को बेचते हैं। तो हम लोग सबसे ज़्यादा जो निर्यात करते हैं किसका करते हैं? पेट्रोलियम उत्पाद का। ये हमारे कुल निर्यात का 13.7% होता है पेट्रोलियम उत्पाद। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मोती एवं बहुमूल्य पत्थर, ये 7% है कुल निर्यात का। तीसरे नंबर पे है औषध एवं जैविकीय। चौथे नंबर पे है स्वर्ण एवं अन्य आभूषण। पाँचवें पे है लोहा एवं इस्पात, जो कि 3% है टोटल निर्यात का। तो याद रखिएगा, जो निर्यात किए जाने वाली जो हमारी वस्तुएं हैं या जो मदें हैं, उसमें सबसे ज़्यादा निर्यात हम किसका करते हैं? पेट्रोलियम उत्पाद नंबर 1 पर है। दूसरे पे मोती व बहुमूल्य पत्थर है। तीसरे पे औषध एवं जैविकी है। चौथे पे स्वर्ण एवं अन्य आभूषण है। पाँचवें पे लोहा एवं इस्पात है। अब भारत की शीर्ष 5 आयातों को हम देख लेते हैं कि आयात की मदें क्या हैं, मतलब वो शीर्ष 5 चीज़ें क्या हैं जिनको भारत जो है दूसरे देशों से मंगाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे टोटल आयात का सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है? पेट्रोलियम क्रूड, अर्थात जो कच्चा तेल होता है वो है। वो कितना है? 21% है, मतलब टोटल आयात का 21% क्या है? पेट्रोलियम क्रूड है, कच्चा तेल है। दूसरे नंबर पे क्या है? स्वर्ण है, 6.4%, कुल आयात का 6.4%। इसके बाद तीसरे नंबर पे पेट्रोलियम उत्पाद है। पहले पे पेट्रोलियम क्रूड है, मतलब कच्चा तेल है। दूसरे पे स्वर्ण है। तीसरे पे आपका पेट्रोलियम उत्पाद है। चौथे पे क्या है? चौथे पे आपका है कोयला एवं क्रिकेट, पर्ल, प्रेसियस एवं कोयला एवं क्रिकेट है, ये 4.8 है। इसके अलावा पर्ल, प्रेसियस एवं सेमी प्रेसियस स्टोन जो है ये आपका 5वें नंबर पे है आयात किया जाने वाला। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, पहले नंबर पे पेट्रोलियम क्रूड है, कच्चा तेल। दूसरे पे स्वर्ण है। तीसरे पे पेट्रोलियम उत्पाद है। चौथे पे कोयला एवं क्रिकेट। पाँचवें पे आपका पर्ल और प्रेसियस एवं सेमी प्रेसियस स्टोन है। अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं कि विश्व के कुल निर्यातों में भारत की हिस्सेदारी जो विभिन्न वर्षों में रही है वो देखेंगे 2% से भी कम रही है। जो टोटल हमारा निर्यात है, पूरे वर्ल्ड का जो निर्यात है, उसमें यदि भारत की हिस्सेदारी देखें तो 2015 में कितना था? 1.6% था। 2016 में 1.62%, 2017 में 1.66% और फिर 2018 में कम हो जाता है 1.64%। तो ये कभी घटता है कभी बढ़ता है, ठीक है। तो राउंड ऑफ देखें तो ये 2% से क्या है? भारत की हिस्सेदारी विश्व के कुल निर्यात में हिस्सेदारी के 2% से भी कम है। अब हम लोग प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की बात कर लेते हैं। तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार मार्च 2014 से मार्च 2019 तक भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति में जो महत्वपूर्ण सुधार आया है उसका मुख्य जिम्मेदार कारण 2009 से 14 से 2014-19 तक देश में निवल FDI का दोगुना होना है। मतलब जो FDI 2009 से 14 में थी वह 2014-19 में बढ़ करके दुगनी हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के आधार पर समीक्षा में बताया गया है कि 2009 से 14 के दौरान देश में निवल FDI कितनी थी? 92.51 अरब डॉलर था, जो 2014 से 19 की अवधि में कितना हो गया? 163.87 अरब डॉलर हो गया, 163.87 अरब डॉलर। 2018-19 में देश में निवल FDI 30.7 अरब डॉलर था, जो 2019-20 के पहले 6 महीने में ही 21.3 अरब डॉलर रहा है। ठीक है, तो हमारा FDI जो है बढ़ा है। अब विदेशी ऋण की बात कर लेते हैं। तो आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारत पर कुल विदेशी ऋण 2016-17 के अंत में 471.3 अरब डॉलर से बढ़ करके 2018-19 के अंत में 543.2 अरब डॉलर तथा 2019-20 में सितंबर 2019 के अंत में 557.5 557.5
अरब डॉलर हो गया था। लेकिन जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 2009 से 14 की तुलना में 2014 से 19 के दौरान यह घटा है। यदि जीडीपी के परसेंटेज के रूप में देखें तो यह है 2009 से 14 की तुलना में 2014 से 19 के बीच यह जो हमारा ऊपर जो ऋण है, विदेशी ऋण, वह घटा है परसेंटेज के रूप में जीडीपी के। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के आधार पर आर्थिक समीक्षा में उल्लेख किया गया है कि 2009 से 14 के दौरान देश पर कुल विदेशी ऋण जीडीपी का कितना था? 23.9% था, जो 2014 से 19 के दौरान 19.7% रह गया था। 2009 से 14 के दौरान कुल विदेशी ऋण जीडीपी का कितना था? 23.9%, जबकि जो 2014 से 19 के दौरान देखेंगे तो यह घट के कितना हो गया? 19.7% जीडीपी का। तथा 2018-19 में यह जीडीपी का 19.8% रहा था, जो बढ़ करके 2019-20 की पहली छमाही में कितना हो गया? 20.1% हो गया था। तथा 2014-15 से गिरावट के बाद भारत की बाहरी देनदारियां तथा ऋण तथा इक्विटी जून 2019 के अंत में जीडीपी की तुलना में बढ़ी है। ऐसा एफडीआई पोर्टफोलियो प्रवाह तथा बाहरी वाणिज्यिक उधारियों में वृद्धि के कारण हुआ है। अब कृषि एवं खाद्य प्रबंधन की बात कर लेते हैं। तो भारत में कृषि आजीविका का बड़ा साधन है। कृषि जो है आजीविका का बड़ा साधन है। रोजगार अवसरों के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर रहने वाली भारतीय जनसंख्या का अनुपात अन्य क्षेत्रों की तुलना में सर्वाधिक है। अधिकतम 70% ग्रामीण जनता अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः कृषि पर निर्भर करती है। इनमें से 82% किसान जो हैं लघु एवं सीमांत हैं। इस परिप्रेक्ष्य में किसानों की आय दोगुना करने के लिए आय सहायक स्कीम, फसल बीमा, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकों से लेकर कृषि विपणन सुधारों जैसे अनेक उपाय किए जा रहे हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर सकल समर्थित मूल्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट करंट प्राइसेस, GVA, में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों का योगदान जो है ये कितना है? 2014-15 में 8.2% से गिर करके 2019-20 के पहले अग्रिम में ये कितना हो गया है? 16.5% हो गया है। ठीक है, करंट प्राइसेस पे। तथा गैर कृषि क्षेत्रों के अपेक्षाकृत उच्च विकास दर के कारण GVA में जो है कृषि क्षेत्र का हिस्सा घट रहा है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार कृषि, वानिकी और मछली पालन क्षेत्र से 2019-20 के आधार पर मूल्यों पर GVA में वृद्धि का अनुपात जो है कितना है? वो 2.8% है 2019-20 के आधार पर। तथा 2017-18 में समस्त पिछले 6 वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में औसत वार्षिक वृद्धि दर कितना रहा है? लगभग ये आपका 5.06% रही है। अब उद्योग क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो आर्थिक समीक्षा 2019-20 में प्रस्तुत अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में उद्योग क्षेत्र में स्थिर मूल्यों पर मूल्यवर्धन जो है 2.5% रहा है, जो 2018-19 में 6.9% था। इसके अलावा प्रचलित मूल्यों पर 2018-19 में देश के कुल GVA में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना था? 29.6%, 29.6% रहा, जिसमें सर्वाधिक योगदान जो है विनिर्माणी उप क्षेत्र का 16.4% रहा है। अब सामाजिक अवसंरचना की बात कर लेते हैं। तो संधारणीय विकास लक्ष्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने की दिशा में भारत द्वारा की गई प्रगति का आकलन SDG इंडिया इंडेक्स 2019 द्वारा किया गया। समीक्षा के अनुसार वर्ष 2018 के SDG इंडिया इंडेक्स द्वारा विभिन्न राज्यों में प्रगति का आकलन 17 में से 13 लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में 62 विभिन्न सूचकों के आधार पर किया गया। चूंकि जो SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इसमें कितने गोल लक्षित हैं? इसमें 17 गोल लक्षित हैं। तो इसी 17 में से 13 लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में 62 विभिन्न सूचकों के आधार पर यह किया गया। जबकि 2019 के सूचकांक में यह आकलन 16 विकास लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में 100 सूचकों के आधार पर किया गया। 0 से 100 मान वाले इस सूचकांक SDG इंडेक्स में 100 अंक प्राप्त करना इसका सूचक है कि संबंधित राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र ने 2030 के लिए निर्धारित सभी लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। 65 या उससे अधिक प्राप्तांक वाले राज्य क्षेत्र इस मामले में फ्रंट रनर माने जाते हैं। मतलब 0 से 100 अंकों में यदि 65 या उससे अधिक अंक कोई राज्य प्राप्त करता है या क्षेत्र प्राप्त करता है तो वह फ्रंट रनर माना जाता है। जबकि यदि 50 से आपका 64 के मध्य में स्कोर प्राप्त जो करता है तो ऐसे राज्य क्षेत्रों को निष्पादनशील परफॉर्मर तथा 50 से कम वालों को स्कोर वाले राज्य क्षेत्रों को आकांक्षी एस्पिरेंट माना गया है। नीति आयोग के SDG इंडेक्स 2019 के आधार पर केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, सिक्किम, चंडीगढ़, पुडुचेरी
फ्रंट रनर चुने गए हैं। क्या चुने गए हैं? फ्रंट रनर चुने गए हैं, मतलब 65 से अधिक इनके अंक हैं। जबकि कोई भी राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र 2019 में आकांक्षी श्रेणी में नहीं है, एस्पिरेंट श्रेणी में नहीं, मतलब 50 से कम स्कोर नहीं किया है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि संपूर्ण भारत के लिए SDG इंडिया इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2019 में 60 जो है आकलित किया गया है। संपूर्ण भारत का 60 अंक आकलित किया गया है, जो 2018 में कितना था? 100 में से 57 अंक था। यह संधारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत में सुधार को दर्शाता है, 57 से 60 होना। अब आर्थिक समीक्षा के महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक बार देख लेते हैं। तो वित्त वर्ष 2020-21 के लिए GDP विकास दर वो 6.65% आंकी गई है, जो वित्त वर्ष 2019-20 में कितना था? 5.5% अनुमानित थी। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को आसान करना पड़ेगा, ऐसा इसमें कहा गया है। तथा भारत को वर्ष 2025 तक, तो डेट वो टाइम लाइन याद रखिए, कब तक 25 ट्रिलियन बनाना है, 5 ट्रिलियन का 2025। तो भारत को वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए बुनियादी ढांचे पर लगभग 1.4 ट्रिलियन खर्च करने की आवश्यकता है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में GDP वृद्धि दर में सुधार की उम्मीद। इसके अलावा बाजारों को सक्षम करना, व्यापार समर्थक नीतियों को बढ़ावा देना और अर्थव्यवस्था में विश्वास को मजबूत करना आर्थिक समीक्षा 2019-20 की थीम है। इसके अलावा दिसंबर 2019 तक सकल GST मासिक संग्रह जो है, मासिक संग्रह ने 1 लाख करोड़ के आंकड़े को 5 बार पार किया तथा भारत नई कंपनियों का गठन के मामले में तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2014 में 70,000 की तुलना में वर्ष 2018 में 1,24,000 नई कंपनियों का गठन हुआ। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था में विकास का समर्थन करने के लिए एक कुशल बैंकिंग क्षेत्र की आवश्यकता, बैंकिंग प्रणाली की स्थिति पर तत्काल देने की आवश्यकता, ऐसा इसमें बताया गया है आर्थिक समीक्षा में। तथा आर्थिक समीक्षा में आर्थिक स्वतंत्रता और धन सृजन को बढ़ाने में सरकार के हस्तक्षेप को युक्तिसंगत बनाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही देश भर में आयुष्मान भारत और मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में सुधार हुआ है, ऐसा इसमें बताया गया है। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा 2019-20 में थालीनॉमिक्स, तो यह वर्ड याद रखिएगा, थालीनॉमिक्स नामक नए वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। अब यह है क्या? जो भारत में भोजन की एक प्लेट की अर्थव्यवस्था है, जो यह कहती है कि भारत में खाद्य प्लेट सस्ती हो रही है, मतलब भोजन सस्ता हो रहा है, जिससे आम आदमी के कल्याण में सुधार हो रहा है। 2006-07 से 2019-20 तक शाकाहारी थाली को खरीदने की कीमत में 29% तथा मांसाहारी थाली को खरीदने की कीमत में 18% की कमी आई है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान इस प्रकार है। सकल संवर्धन मूल्य और सकल संवर्धन मूल्य वृद्धि में 55% तथा भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 2/3 योगदान सेवा क्षेत्र का है तथा कुल निर्यात का लगभग 38% सेवा क्षेत्र का है तथा 33 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में से 15 राज्यों में सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वो 50% से अधिक है। इसके अलावा सेवा निर्यातों में सॉफ्टवेयर निर्यात का हिस्सा जो है वो 40 से 50% के बीच में है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में भारत के कुल आयातों में पेट्रोलियम उत्पाद का हिस्सा जो था कितना था? 26.3% था, मतलब सबसे अधिक इनकी हिस्सेदारी थी कुल आयात में। वर्ष 2019-20 अप्रैल-नवंबर में भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में से, जो कोर इंडस्ट्री कहलाते हैं, तो 8 प्रमुख उद्योगों में से उर्वरक उद्योग के उत्पादन की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। कई बार पूछ लेता है कि ये जो 8 प्रमुख उद्योग रहे हैं, इसमें किसमें सबसे अधिक वृद्धि रही है? तो याद रखिएगा, उर्वरक उद्योग में। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार समग्र संपोषणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 में भारत का जो रैंक रही कितनी रही? 60वीं थी। तो याद रखिएगा, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार समग्र संपोषणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 में भारत की रैंक 60वीं थी। आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग ऑक्सफैम की टाइम टू केयर रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक हम लोग आर्थिक समीक्षा 2019-20 के बारे में सारी चीज़ों की बात की। अब हम लोग ऑक्सफैम की टाइम टू केयर रिपोर्ट की बात करेंगे। तो दावोस, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, यहाँ इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की 50वीं वार्षिक बैठक से पहले 20 जनवरी को ऑक्सफैम समूह द्वारा जारी अध्ययन रिपोर्ट टाइम टू केयर के अनुसार जो बातें सामने आई हैं, उनमें भारत के 1% अमीरों के पास देश की 70%, देश के 1% अमीरों के पास देश की 70% तथा गरीब आबादी यानी कि 95.3% करोड़ लोगों की तुलना में 4 गुना से ज़्यादा संपत्ति है। वहीं भारत के 63 अरबपतियों की कुल संपत्ति देश के 4 वार्षिक आम बजट से भी अधिक है।
वित्त वर्ष 2018-19 में देश का बजट कितना रहा है? 24.42 लाख करोड़ रुपए था। अब इसका मान लीजिए 4 गुना। वहीं विश्व स्तर पर रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व के 2153 अरबपतियों के पास 4.6 अरब लोगों, मतलब वैश्विक आबादी का 60% लोगों के पास जितनी संपत्ति है उससे अधिक संपत्ति आपका 2153 अरबपतियों के पास है। तो ये जो आपका 60% आबादी कितनी है? 4.6 अरब लोग। इसके अलावा रिपोर्ट में दुनिया में तेजी से बढ़ती आर्थिक असमानता पर भी चिंता व्यक्त की गई है। अध्ययन के अनुसार पिछले एक दशक में अरबपतियों की संख्या दोगुनी हो गई है। हालांकि 2019 में उनकी कुल संपत्ति में गिरावट देखने को मिली है। ऑक्सफैम इंडिया के सीईओ अमिताभ बेहर ने कहा है कि अमीर और गरीब के बीच के फर्क को कम करने के लिए गरीबों के लिए विशेष नीतियां बनानी होंगी। हालांकि बहुत कम सरकारें ही खाई पाटने की दिशा में काम कर रही हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के बारे में। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 2-2 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाने वाली वन स्थित रिपोर्ट वर्ष 2019 केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर 2019 को जारी की गई है। वर्ष 2019 की इस 16वीं, याद रखिएगा 16वां संस्करण है इसका, 16वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट में वन क्षेत्र, वृक्षावरण, मैग्रोव क्षेत्र, वन क्षेत्रों के अंदर और बाहर बढ़ते कार्बन स्टॉक, वनों में उत्सर्जित कार्बन, वन प्रकार, जैव विविधता, फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग और विभिन्न ढलानों और ऊंचाई पर वन क्षेत्र की जानकारी दी गई है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2019 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र कितना है? तो यह है 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 21.67% है। ये आपका कुल वन क्षेत्र है, ठीक है। इसके अतिरिक्त 95,027 वर्ग किलोमीटर जो है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.89%, ये वृक्ष आच्छादित है। तो दोनों अलग अलग है। वन आच्छादित कितना है? 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% होता है। जबकि वृक्ष आच्छादित कितना है? 95,027 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.89% हो जाता है। अब इस प्रकार कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित, मतलब दोनों को जोड़ दें, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर क्षेत्र जो है वो कितना हो जाता है आपका? 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना हो जाता है? 24.56% है। तो इस प्रकार से भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है परसेंटेज के अनुसार? तो 24.56% है। अलग अलग कितना है? वन क्षेत्र कितना है? 21.6%, और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है? 2.89%। वन क्षेत्र में जो है 3,976 वर्ग किलोमीटर, कितना? 3,976 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 0.65% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में 1,212 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 1.29% की वृद्धि हुई है। तथा ये पूरा मिला दें कि कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में 5,188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि जो है 2017 की तुलना में हुई है। तो कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में जो वृद्धि है कितनी है? वो है आपकी 0.65% है। यदि केवल वन क्षेत्र की वृद्धि की बात करें तो ये आपका 0.65% ही आता है, और केवल वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की वृद्धि की बात करें तो 1.29% आता है। इसके अलावा 2017 की वन स्थित रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वन क्षेत्र जो है वो 7,08,273 वर्ग किलोमीटर था, तथा वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र जो है वो 8,02,088 वर्ग किलोमीटर था। अब वनों का वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले अति घने वन की बात करें या वेरी डेंस फॉरेस्ट, ये क्या होते हैं? तो 70% या उससे अधिक वृक्ष आवरण वाले क्षेत्र को अति घने वन कहते हैं। इसके बाद मध्यम घने वन, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, इसमें 40% से अधिक किंतु 70% से कम वृक्ष आवरण वाले ट्री कैनोपी डेंसिटी वाले क्षेत्र आते हैं। खुले वन, ओपन फॉरेस्ट में कौन से आते हैं? 10% से अधिक किंतु 40% से कम वृक्ष आवरण वाले क्षेत्र। और झाड़ियों में क्या आते हैं इस कर्व में? तो 10% से कम वृक्ष आवरण या ट्री कैनोपी डेंसिटी वाले क्षेत्र जो आते हैं वो झाड़ियों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा राज्यों में क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पे है? आपका मध्य प्रदेश में है क्षेत्रफल के अनुसार। जबकि क्षेत्रफल के अनुसार दूसरे नंबर पर कौन सा है?
अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे आपका छत्तीसगढ़ है, चौथे पे उड़ीसा है और पाँचवें पे महाराष्ट्र। तो पाँचों के नाम याद रखिए, क्रम याद रखिएगा। पहले पे क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे छत्तीसगढ़ है, चौथे पे उड़ीसा है और पाँचवें पे महाराष्ट्र है। तथा कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के प्रतिशत के हिसाब से, अभी तक हमने क्षेत्रफल के हिसाब से देखा, अब जो किसी राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें कितना परसेंट वन क्षेत्र है, तो परसेंटेज के हिसाब से यदि देखें तो शीर्ष स्थान किसका है, मिजोरम का है। मिजोरम के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 85.41% जो है ये वनाच्छादित है। तो परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा वनाच्छादित क्षेत्र कहाँ पे है, मिजोरम में। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे मेघालय है, चौथे पे मणिपुर है और पाँचवें पे नागालैंड है। तो यह क्रम याद रखिएगा, पहले पे मिजोरम, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे मेघालय है, चौथे पे मणिपुर है और पाँचवें पे नागालैंड है। तथा 2017 से 19 के दौरान वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले 5 राज्य कौन है, तो सर्वाधिक वृद्धि आपका कर्नाटक में हुआ है 1025 वर्ग किलोमीटर। तो सर्वाधिक वृद्धि 17 से 19 के बीच में कर्नाटक, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे केरल है, चौथे पे जम्मू कश्मीर है और पाँचवें पे हिमाचल प्रदेश। तो यह 5 सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य हैं। तो कर्नाटक पहले पे है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे केरल है, चौथे पे जम्मू कश्मीर, पाँचवें पे हिमाचल प्रदेश है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो पूर्वोत्तर राज्य जो 8 राज्य हैं, इसमें असम व त्रिपुरा के अलावा अन्य सभी राज्यों में वन क्षेत्र में कमी इस समयावधि में 2017 से 19 में कमी दर्ज की गई है। इस तरह पूर्वोत्तर के राज्यों के वन क्षेत्र में 765 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। तो याद रखिएगा, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उसमें केवल असम और त्रिपुरा में ही कमी नहीं दर्ज की गई, बाकी असम और त्रिपुरा को छोड़ के बाकी जो 6 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ पर 2017 से 19 के बीच में वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है। अब हम लोग कच्छ वनस्पत क्षेत्र या मैंग्रोव कवर की बात कर लेते हैं। तो नवीनतम वन स्थित रिपोर्ट में मैंग्रोव कवर को अलग से दिखाया गया है, जिसके अनुसार 2019 में देश में कुल कच्छ वनस्पति या मैंग्रोव कवर जो है वो 4,975 वर्ग किलोमीटर देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.1% है। यह 2017 की तुलना में 54 वर्ग किलोमीटर जो है अधिक है। तथा राज्यों में सर्वाधिक मैंग्रोव कवर कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में 2112 वर्ग किलोमीटर, जबकि गुजरात दूसरे नंबर पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तीसरे नंबर पर है। तो सर्वाधिक मैंग्रोव कवर वाले राज्यों की यदि बात करें तो नंबर 1 पे आपका पश्चिम बंगाल है, दूसरे पे गुजरात है और तीसरे पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार देश के बांस होता है, बांस वाहन क्षेत्र में वर्ष 2017 की तुलना में 3,229 कितना 3,229 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्शाई गई है। देश में कुल बांस वाहन क्षेत्र बम्बू डेयरिंग एरिया जो है वर्ष 2019 की रिपोर्ट में कितना है, 1,60,037 वर्ग किलोमीटर है। तथा यह जो आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया या वन स्थित रिपोर्ट वर्ष 2019 है, इसके रिपोर्ट में देश में कुल कार्बन उत्सर्जित स्टॉक जो है वो 7,124.6 वर्ग किलोमीटर अनुमानित है, जो वर्ष 2017 की तुलना में 42.6 करोड़ टन अधिक है। तथा रिपोर्ट के अनुसार देश के रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के भीतर 3.8% क्षेत्र में 62,466 जो है आर्द्र भूमि क्षेत्र है। इतना वर्ग किलोमीटर जो है या इतना एरिया आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स हैं। मैंग्रोव कवर में वृद्धि वाले पहले 3 जो राज्य हैं वो कौन से हैं, मैंग्रोव कवर में वृद्धि वाले पहले 3 राज्य में पहले नंबर पे आपको गुजरात है, जहाँ पे 37 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, दूसरे पे महाराष्ट्र है और तीसरे पे उड़ीसा है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब विश्व में भारत की स्थिति की बात करें वन स्थिति के बारे में, तो वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि भारत विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले देशों में 10वें स्थान पर, किस स्थान पे, 10वें स्थान पर है। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2015 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 10 देश कौन से हैं, तो पहले नंबर पे रूस है, जहां के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 48% हिस्सा जो है वो आपका वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो रूस है सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर ब्राज़ील, जहां के टोटल भौगोलिक क्षेत्र का 58% जो है परसेंट हिस्सा जो है वो आपका वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया के हिसाब से देख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा वन आच्छादित क्षेत्र जो है आपका रूस में है, दूसरे नंबर ब्राज़ील है, तीसरे पे कनाडा है, चौथे पे अमेरिका है, पाँचवें पे चीन है। तो कम से कम 5 की याद रखिएगा शुरुआत के, रूस पहले पे, फिर ब्राज़ील दूसरे पे, कनाडा तीसरे पे, अमेरिका चौथे पे है और पाँचवें पे चीन है।
छठे पे कांगो है, सातवें पे ऑस्ट्रेलिया है, आठवें पे इंडोनेशिया है, नौवें पे पेरू है और 10वें पे भारत है। ठीक है, तो इन 10 में 10वें नंबर पे भारत है, पहले पे रूस, दूसरे पे ब्राज़ील, तीसरे पे कनाडा, चौथे पे अमेरिका है और पाँचवें पे चीन है, छठे पे कांगो, सातवें पे ऑस्ट्रेलिया, आठवें पे इंडोनेशिया, नौवें पे पेरू। इतना है। अब आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम लोग पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 8 जनवरी 2019 को पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड की स्थापना के लिए इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड को व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण BGF, जिसे शॉर्ट में कहते हैं, वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में पूंजीगत अनुदान देने को मंजूरी प्रदान की है। यह जो BDF अर्थात वायबिलिटी गैप फंडिंग राशि है, यह 9,265 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का अधिकतम 60% होगा। इसके अलावा पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है, वो है 1,656 वर्ग किलोमीटर। ये महत्वपूर्ण है कि टोटल लंबाई कितनी है। और गैस पाइपलाइन ग्रिड को पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में विकसित किया जाएगा। तथा परियोजना के कार्यान्वयन की प्रभावकारी निगरानी के लिए एक समिति गठित की जा सकती है जो परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करेगी। इसके अलावा पूंजीगत अनुदान के तहत विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं जैसे कि औद्योगिक, PNG घरेलू, CNG परिवहन इत्यादि को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाएगी। तथा BGF के बारे में बात करेंगे, वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है, तो BGF एक अनुदान है जो ऐसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए प्रदान किया जाता है जो आर्थिक रूप से तर्कसंगत होते हैं लेकिन जिनकी वित्तीय व्यवहार्यता तथा फाइनेंशियल वायबिलिटी कम होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वैश्विक निवेश रुझान निगरानी रिपोर्ट के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं अंकटाड, स्पेलिंग है UNCTAD, अंकटाड द्वारा 20 जनवरी 2020 को वैश्विक निवेश रुझान निगरानी रिपोर्ट अंकटाड इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट जारी की गई है। 2019 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त करने वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल रहा है। इस अवधि में भारत में FDI 16% बढ़ करके $49 बिलियन 49 बिलियन डॉलर रहा है। वर्ष 2018 में यह कितना था, 42 बिलियन डॉलर था। तथा इस तरह 2019 में भारत FDI के मामले में 8वें स्थान पर रहा। किस पोजीशन पे, 8वें स्थान पर रहा है। 2019 में वैश्विक स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 1% की गिरावट दर्ज की गई जो $1.39 ट्रिलियन रहा है, जबकि 2018 में यह $1.41 ट्रिलियन था। विकसित देशों में FDI का प्रवाह निम्न स्तर पर रहा है, विकसित देशों में जो 6% घट करके अनुमानित $643 बिलियन हो गया है। तथा 2019 में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में FDI प्रवाह अनुमानित $695 बिलियन रहा है। इसके अलावा वर्ष 2019 में अमेरिका जो है FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता, मतलब सबसे ज़्यादा FDI कहाँ पे गई है, अमेरिका में। उसके बाद दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे पे सिंगापुर रहा है। तो याद रखिएगा सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, अमेरिका, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे सिंगापुर। इसके अलावा वर्ष 2019 में FDI में सर्वाधिक 232% की वृद्धि कहाँ पे हुई है, जर्मनी में हुई है, जहाँ यह $12 अरब से बढ़कर $40 अरब हो गया है। इसके अलावा 2019 में FDI में सर्वाधिक 48% की गिरावट कहाँ पे दर्ज की गई है, हांगकांग में। सबसे अधिक वृद्धि 232% की वृद्धि जर्मनी में और सर्वाधिक गिरावट 48% की गिरावट हांगकांग में हुई है। अब हम लोग नेचर रिस्क राइजिंग रिपोर्ट 2020 के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह नेचर रिस्क राइजिंग रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 19 जनवरी 2020 को नेचर रिस्क राइजिंग रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। लंदन स्थित प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के सहयोग से तैयार इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की आधी से अधिक अर्थव्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। रिपोर्ट के अनुसार निर्माण क्षेत्र, निर्माण, कृषि एवं खाद्य और पेय पदार्थ 3 सबसे बड़े उद्योग हैं जो प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर करते हैं। कौन कौन से, निर्माण, कृषि और खाद्य और पेय पदार्थ। रिपोर्ट में 6 उद्योगों, रसायन और सामग्री, विमानन यात्रा और पर्यटन, रियल इस्टेट, खनन और धातु, आपूर्ति श्रृंखला और परिवहन, खुदरा उपभोक्ता वस्तुओं की पहचान की गई जिनका प्रत्यक्ष सकल मूल्य वर्धित तथा जीवीए का 15% से कम प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। इनमें प्राकृतिक नुकसान का सबसे अधिक जोखिम होता है। रिपोर्ट जो है 163 आर्थिक क्षेत्रों, इकोनॉमिक सेक्टर्स की प्राकृतिक पूंजीगत परिसंपत्तियों पर निर्भरता के आकलन पर आधारित है जो उद्योग और क्षेत्रीय स्तर पर उनका परीक्षण करता है। अब हम लोग बात करते लेते हैं राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 के बारे में। तो केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और कौशल विकास तथा उद्यमिता राज्य मंत्री राजकुमार सिंह ने 10 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जिसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं
BEE द्वारा अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के सहयोग से तैयार राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 जारी किया है। इस सूचकांक को आधारभूत ऊर्जा आवश्यकता जैसे कोयला, बिजली, गैस तथा तेल आदि को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सूचकांक जो है 97 महत्वपूर्ण संकेतकों के आधार पर 36 राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, जिसमें जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को सामूहिक रूप से शामिल किया गया। इनको दो अलग अलग यूनिट नहीं माना गया, एक ही माना गया है, में ऊर्जा दक्षता पहल की प्रगति की ओर ध्यान खींचा गया है। सूचकांक में 5 अलग अलग क्षेत्रों जैसे कि भवन निर्माण, उद्योग, नगर पालिका, परिवहन, कृषि और डिस्कॉम में ऊर्जा दक्षता के पहलों, कार्यक्रमों और परिणामों का मूल्यांकन किया गया है। तर्कसंगत तुलना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति पर आधारित 4 समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है फ्रंट रनर, दूसरा है अचीवर, तीसरा है कंटेंडर और चौथा है एस्पिरेंट। तो ये 4 समूह कौन से हैं? फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर और एस्पिरेंट। सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य जो हैं हरियाणा, केरल और कर्नाटक अचीवर श्रेणी में है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि फ्रंट रनर श्रेणी में, मतलब सबसे बेहतर श्रेणी में, कोई राज्य नहीं है। ठीक है, जो शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं हरियाणा, केरल और कर्नाटक, ये अचीवर श्रेणी में है। हरियाणा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पुडुचेरी और चंडीगढ़ को सूचकांक 2019 में प्रगतिशील राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में दिखाया गया है। वहीं मणिपुर, जम्मू कश्मीर, झारखंड और राजस्थान ने प्रत्येक समूह में सबसे खराब प्रदर्शन किया हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2019 के बारे में। तो न्यूक्लियर थ्रेड इनिशिएटिव एवं जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी द्वारा द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के सहयोग से 25 अक्टूबर 2019 को विश्व के 195 कितने देशों 195 देशों का वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2019 ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2019 जारी किया गया। इस सूचकांक का केंद्रीय विषय क्या था? बिल्डिंग कलेक्टिव एक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी। थीम का या विषय का नाम याद रखिएगा, बिल्डिंग कलेक्टिव एक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी। विश्व के 195 देशों के इस सूचकांक में जहां अमेरिका जो है 83.5 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है, वहीं इक्वेटोरियल गिनी जो है 16.2 स्कोर के साथ सूचकांक में सबसे नीचे स्थान पर है। जबकि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत जो है, भारत को 46.5 के स्कोर के साथ 57वां स्थान मिला है। 57वां स्थान दिया गया है। इससे यह भी पता चलता है कि अधिकतर देश किसी भी बड़े संक्रामक रोग से निपटने के लिए तैयार नहीं है। इस सूची में केवल 13 देश हैं जो शीर्ष पर रहे हैं, इनमें से अमेरिका पहले स्थान पर है। तथा वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक विश्व स्तर पर महामारी और महामारी खतरों का पहला व्यापक मूल्यांकन है। यह सूचकांक 6 श्रेणियों में 34 संकेतकों और 85 उप संकेतकों के आधार पर देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा और क्षमताओं का आकलन करता है। इस सूची में अमेरिका नंबर 1 पर है, दूसरे पे आपका ब्रिटेन है, तीसरे पे नीदरलैंड है। तो ये 3 क्रम याद रखिएगा, पहले पे अमेरिका, दूसरे पे ब्रिटेन, तीसरे पे नीदरलैंड है तथा चौथे पे ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद आपका 5वें पे कनाडा आ जाता है। तो 5 याद रखिए, इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इस सूचकांक में भारत 46.5 अंक के साथ 57वें स्थान पर है। उसके पड़ोसी देशों की देखें तो भूटान 85वें पे है, पाकिस्तान 105वें पे है, नेपाल 111वें पे था, बांग्लादेश 113वें, मतलब अपने पड़ोस में बेहतर, इससे सबसे बेहतर में है ये। सूचकांक में निम्न स्थान पर रहने वाले देश में कौन सा है? तो सबसे नीचे जो है आपका, वो है आपका इक्वेटोरियल गिनी। 195 देशों पे 195 नंबर पे कौन सा? इक्वेटोरियल गिनी है। 194 पे है सोमालिया, 193 नंबर पे उत्तर कोरिया है तथा 192 पे साओ टोमे है और 191 नंबर पे मार्शल आइलैंड है तथा 190वें नंबर पे यमन है। तो लास्ट में कौन सा? इक्वेटोरियल गिनी है, ये याद रखिए। अब बात कर लेते हैं विपणन वर्ष 2020-21 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 23 अक्टूबर 2019 को रबी फसलों का फसल वर्ष 2019-20 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई है। रबी की जिन फसलों के एमएसपी में वृद्धि की गई उनमें शामिल है गेहूं, जौ, सरसों, चना, कुसुम, मंसूर आदि। तो याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है कि कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है। तो गेहूं, जौ, सरसों, चना, कुसुम, मंसूर, ये आपके रबी की फसलें हैं। इन फसलों में सर्वाधिक वृद्धि जो एमएसपी में किया गया है, किसमें किया गया? मंसूर किया गया है। मंसूर में, मंसूर जो की दाल होती है, इसमें कितनी वृद्धि की गई है? 325 रुपये की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। इसके बाद 270 रुपये की वृद्धि कुसुम में की गई प्रति क्विंटल के हिसाब से, और इसके बाद तीसरे नंबर पे 255 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि चना में की गई है तथा गेहूं और जौ में 85 रुपये, दोनों में एक समान 85 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। तो इस प्रकार से गेहूं का जो नया जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है वो कितना किया गया है? 1925 रुपये, 1925 है। इसमें
पहले 1840 था, इसको 85 रुपये बढ़ाया गया, 1925 हो गया है। जौ का 1525 है, चना का 4875 रुपया प्रति क्विंटल है, मंसूर जो है 4800 रुपया प्रति क्विंटल है, रेपसीड और सरसों का 4425 रुपये प्रति क्विंटल है, कुसुम या सैफ्लावर का 5215 रुपये प्रति क्विंटल है। तो ये इतनी चीज़ें थी। अब हम लोग लास्ट में अर्थव्यवस्था को मंदी से दूर करने हेतु कॉर्पोरेट टैक्स में जो कटौती की गई उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मंदी के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के उद्देश्य से स्वदेशी कंपनियों के लिए निगम कर अर्थात कॉर्पोरेट टैक्स की दर में कटौती सरकार ने सितंबर 2019 में की, परंतु कर की घटी दर जो है ये 1 अप्रैल 2019 से ही प्रभावी हो गई है। मतलब कटौती की घोषणा बाद में की गई, परंतु इसको बैकडेट से लागू किया गया है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 20 सितंबर 2019 को की गई घोषणा के अंतर्गत किसी तरह की कोई अन्य छूट या राहत न लेने वाली कंपनियों के लिए निगम कर की दर को 30% से घटा करके 22% किया गया है। कितना कर दिया गया? 30% से घटा करके 22% कर दिया गया है। तथा उपकर अर्थात सेस तथा सरचार्ज को शामिल करते हुए कर की जो प्रभावी दर जो 22% है, इसमें अगर आप सेस और अधिभार को भी जोड़ देंगे तो जो प्रभावी दर हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 25.17% हो जाती है। यह कंपनियां न्यूनतम वैकल्पिक अर्थात मैट मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स के दायित्व से मुक्त रहेंगी। इसके अलावा 1 अक्टूबर 2019 के बाद पंजीकृत होने वाली विनिर्माणी क्षेत्र की नई घरेलू कंपनियों के लिए कर की दर जो है वो 15% रहेगी। उपकर व सरचार्ज को मिलाकर इसकी प्रभावी दर कितनी हो जाएगी? 17.01% हो जाएगी। इसके अलावा जो कंपनियां विभिन्न प्रकार की कर छूटों राहतों का लाभ लेंगी उनके लिए कर की दर पूर्ववत 30% रहेगी। और ऐसी कंपनियों को मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जो मैट है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, उसका भी दायित्व भी रहेगा। इसके अलावा मैट की दर को मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स की जो दर है 18.5% से घटाकर इसको 15% किया गया है। तथा इसको किया क्यों गया है इन सब चीज़ों को? तो कॉर्पोरेट टैक्स में इन राहतों से भारत में इस कर की दर काफ़ी कम हो गई है तथा यह चीन, दक्षिण एशिया व दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में लागू दर के समान हो गई है। तो इस प्रकार से जो हमारा आर्थिक वाला पोर्शन था यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।